हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आपका रवि सर। आज हम आप लोगों को देखिए जो बिलियन वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं 12th की केमिस्ट्री का, उसका हम आपको पार्ट 17 लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। मतलब 17वां पार्ट है आपका। और अब ये चैप्टर जान लीजिए समाप्ति की ही ओर है। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे होंगे, घर पे बढ़िया होंगे। और जो लोग हमारे इस लेक्चर्स को या इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने YouTube पर, रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिससे आने वाले समय में आपको विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपको प्राप्त होती रहें। और आप लोग अपने इसको फ्रेंड्स जो आपके मित्र हों उनके बीच में आप सब इसको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। आप अपने लिए ही नहीं, आप भले तो जग भले जैसे की बात करिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं रखिए, तो आप बहुत अच्छे रहेंगे। कल हमने आपको इसके पहले वाले जो लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड किया है, उसमें हमने कल आपको क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित जो सवाल थी उस पर मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया, और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आया होगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट किया करो, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर काफ़ी बच्चों के पास है ग्रुप में, या व्हाट्सअप नंबर पे भी शेयर किया करें। ये व्हाट्सअप नंबर ही ये भी है, इस पर भी आप बता सकते हैं कि सर हमको समस्या हो रही है, तो हम आपको बता सकते हैं इसके आगे। तो वो सब चीज़ें आपके लिए हैं। चलिए ज़्यादा टाइम इस पर लॉस ना करके हम वीडियो को आगे ले चलते हैं। आज के इस वीडियो में आज हमारा जो ये सेशन है थोड़ा बड़ा होने वाला है, मज़ा आएगा आज की आपको इस सेशन में। हम सबसे पहले आज इस सेशन में पढ़ेंगे आज हिमांक क्या होता है। जैसे क्वथनांक वाला पूरा टॉपिक पढ़े थे, तो वैसे ये भी आपको टॉपिक हमारे पढ़ाएंगे पूरा। हिमांक क्या होता है ये पहले बताएंगे, और हिमांक के बाद फिर हिमांक का अवनमन बताएंगे, और फिर आपको बताएंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, और फिर मोलर उन्नयन स्थिरांक। एकदम पूरा उसी की कॉपी है, बहुत मजा आएगा आज। जान लीजिए, आप एकदम खुश होकर के बैठिए, और सभी लोग जान लीजिए कॉपी में पर डे, आपसे बता रहा हूँ कि पर डे नोट्स बनाइए, तब मज़ा आएगा। मैं देख रहा हूँ वॉचिंग टाइम मेरे पास आता रहता है बच्चों का, तो देखता रहता हूँ बच्चे भी नोट्स नहीं बना रहे, सोचते यूट्यूब पे है ही, आज कल बना लेंगे। तो आप ये नहीं जानते हो कि जिस दिन हम सेकंड पेपर भी शुरू कर देंगे ना, फर्स्ट पेपर का एक वीडियो, सेकंड पेपर का एक वीडियो देने लगेंगे, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप सोच लीजिए कि आप एकदम तैयार रहिए, जो हमने किया है वो करेंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान दीजिए। तो आपको बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, आज हम आपको बताएंगे हिमांक की बात सबसे पहले। तो हम पहले यहाँ पे एक छोटी सी डिफिनेशन लिखें। देखो मैंने लिख भी रखा है हिमांक का अवनमन। तो पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पे हिमांक, जिसको हम लोग कहा करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एकदम अगर सामान्यतः कोई कह दे तो हिम प्लस अंक, हिम माने होता है बर्फ और अंक माने होता है निश्चित ताप। आप सभी लोग जानते हो जो जल आपका जल होता है, वो जो जल होता है, अगर हम उस जल को 0 डिग्री सी पर क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वही जो जल होता है वो आपका किस में बदल जाया किया करता है, बर्फ में बदल जाता है। तो जो जल का हिमांक हुआ वो कितना हुआ, 0 डिग्री सी हुआ। ये जब अवस्थाओं का परिवर्तन पढ़ाया जाता है तो वहाँ से इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। हिमांक का क्या होता है, हिमांक, क्वथनांक, द्रवनांक, गलनांक, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, मालूम होनी चाहिए, नहीं तो हम बता ही रहे हैं। हिमांक का मतलब होता है कि अगर हम इसकी परिभाषा कहें, वह निश्चित ताप, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ किस में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का, जैसे जल है, उसको 0 डिग्री सी पर आप रखते हैं तो वो द्रव अवस्था को छोड़ करके ठोस अवस्था अपनी बर्फ में बदल जाता है। इसीलिए तो द्रव का जो जल का हिमांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सी होता है। तो एक छोटे लेवल की परिभाषा हम पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर आपके लेवल की परिभाषा आपको बताते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं, वह निश्चित ताप
जिस पर कोई द्रव पदार्थ किस अवस्था में, ठोस अवस्था में बदल जाता, ठोस अवस्था में बदल जाता है, उस द्रव का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ये बात, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ क्या हो जाता है भैया, ठोस अवस्था में बदल जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। जैसे शुद्ध जल को 0 डिग्री सी पर, जो आपका प्योर वाटर होता है, अगर इसको 0 डिग्री सी पर, जैसे शुद्ध जल को 0 डिग्री सी पर ठंडा किया जाए तो वह किसमें बदल जाता है, बर्फ में, या हिम माने भी बर्फ होता है, वह बर्फ, ब्रैकेट में लिख सकते हो हिम माने बर्फ होता है ना, हिमालय, बर्फ में बदल जाता है। अतः जल का हिमांक 0 डिग्री सी होता है। ये इसकी परिभाषा है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है, उस द्रव का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। जैसे शुद्ध जल जो होता है वो 0 डिग्री सी पर क्या हो जाए, किया करता है, ठंडा हो जाता है, और 0 डिग्री सी पर ठंडा किया जाए तो वह बर्फ के रूप में या हिम के रूप में बदल जाता है। अतः जल का क्या हुआ करता है, हिमांक जो होता है आपका कितना होता है, आपका 0 डिग्री सी होता है। ये तो आपके छोटे लेवल की परिभाषा है, लेकिन जो आपको अब हम बताएंगे वो ध्यान दीजिएगा। अब जो हुआ करता है, इसके जो आपके लेवल की डिफिनेशन है वो बताया जाता है कि जब कोई द्रव क्या होता है तभी ठोस में बदलता है, जब उसके द्रव का वाष्प दाब जो होता है उसकी ठोस अवस्था के वायुमंडलीय दाब की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस द्रव के वाष्प का, अगर उसकी ठोस अवस्था के वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तभी वह किसमें चेंज हुआ करता है, द्रव अवस्था को चेंज करके किसमें बदलता है, ठोस अवस्था में बदलता है। तो इसीलिए जो आपके लेवल की परिभाषा है उसका रिफरेंस वायुमंडलीय प्रेशर में है। जैसे मैंने उसमें आपको देखो वायुमंडलीय दाब के संदर्भ में बता करके वहां पे भी उसकी डिफिनेशन मैंने बताया था, तो वैसे यहाँ पे भी इसकी डिफिनेशन बता रहे हैं। तो जब हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, जिस पर किसी द्रव का क्या है, वाष्प दाब, ये ध्यान दीजिए भाई, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। कुछ चीजें थ्योरेटिकल होती हैं, उसको समझना पड़ता है। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बात को समझिएगा, मतलब कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव के अणुओं का वाष्प दाब जब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तभी वह किस अवस्था से,
जो द्रव अवस्था है उस द्रव अवस्था से किस अवस्था में जाएगा, ठोस अवस्था में जाएगा। ये जब तक बात कंफर्म नहीं हो जाएगी हम आगे नहीं जाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो वह ताप, क्योंकि हिमांक में होता क्या है, द्रव जो होता है वो किस में बदलता है, ठोस में। तो वही यहाँ पे डिफिनेशन बताई गई है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्या कहलाता है, उस द्रव का क्या कहलाता है भैया, हिमांक कहलाता है। उस द्रव का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ये इसकी डिफिनेशन है, आप जान लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो हम जल के द्रव का वाष्प दाब और बर्फ की जो ठोस अवस्था होती है उसकी वाष्प दाब जब बराबर होते हैं तभी वो क्या होता है, आपका 0 डिग्री C टेम्परेचर माना जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिया, एक था हिमांक, ये हिमांक की डिफिनेशन थी, जान लीजिएगा। अब हम इसके बाद जो हिमांक की डिफिनेशन जान जाते हैं तो यहाँ पे अगला बताया जाता है हिमांक का अवनमन। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये यहीं से कहानी कुछ समझ में आनी चाहिए। अगर जो बच्चे क्वथनांक का उन्नयन समझे हैं तो वो जान लें कि एकदम उसी का उल्टा है हिमांक का अवनमन। बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या हुआ करता था, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती थी जब वो हम अविद्युत भट्ट को मिलाते थे। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि जैसे हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं उसके हिमांक में कमी आ जाती है, और जब कमी आ जाया किया करती है तो उसके कारण क्या हुआ करता है, उसको हम लोग अवनमन, अवनमन माने कमी होती है, उन्नयन माने वृद्धि होती है। जैसे आप लोगों ने मैं त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा उन्नयन कोण अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण में आँख को ऐसे ऊपर उठा करके देखते हैं और अवनमन कोण में कहा जाता है थोड़ा नीचे झुका करके देखिए। तो वही पूरा हाल यहाँ पे है कि हिमांक का अवनमन जो होता है, पहली चीज तो हिमांक के अवनमन को हम लोग जो लिखा किया करते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। जैसे उसमें डेल्टा टी भी आपने लिखा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ। एफ मीन्स क्या होता है, फ्रीजिंग। एफ मीन्स क्या हो जाएगा आपका, फ्रीजिंग। या आप कह सकते हो कि एफ मीन्स आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से अगर आप बताना चाहें तो एफ मीन्स होता है हिमांक, आपका जान लीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी ये जो डिफिनेशन आएगी इसकी एकदम सही है, हाँ ठीक तो है। चलिए इसकी ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ। इसको हम परिभाषित करें तो एकदम सीधा सीधा आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। किसी शुद्ध विलायक के हिमांक, बात को ध्यान दीजिएगा, किसी शुद्ध विलायक के हिमांक तथा अवाष्पशील विलेय द्वारा बने विलयन के हिमांक के अंतर को ही क्या कहा किया करते हैं, हिमांक का अवनमन कहा करते हैं। परिभाषा को एक बार फिर से सुनिए, अगर सीधा सीधा कह दें तो विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को ही क्या कह दिया करते हैं, हिमांक का अवनमन। और उसमें इसका उल्टा मैंने बताया था, विलयन का रहता था फिर विलायक का रहता था। यही इसकी कंफ्यूजन का है, और इसी को जो बच्चे समझ लिए एकदम कंफ्यूजन दूर रहेगा। और ये आता है एग्जाम में भी, ध्यान दीजिएगा, किसी शुद्ध, डिफिनेशन है भाई जी, विलायक के हिमांक, अगर हम इसको किससे लिखते हैं, टी से, या चाहे दीजिए अभी बाद में कर देंगे। किसी शुद्ध विलायक के हिमांक तथा अवाष्पशील, ध्यान दीजिएगा, अवाष्पशील विलेय द्वारा बने विलयन। अवाष्पशील विलेय द्वारा बने विलयन, अवाष्पशील का मतलब कि अगर हम गर्म करें तो वो बाहर वोलाटाइल होकर के बाहर न जाए। तो किसी शुद्ध विलायक के हिमांक तथा अवाष्पशील विलेय द्वारा बने विलयन के हिमांक के अंतर को, हिमांक के अंतर को क्या कहेंगे, बोलो, हिमांक का अवनमन।
अवनमन कहते हैं। एकदम शॉर्टकट तरीका। किसी शुद्ध विलायक के हिमांक तथा अवाष्पशील विलय द्वारा बने विलयन के हिमांक के अंतर को ही क्या कहा किया करते हैं, हिमांक का क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। अब अर्थात हम इसको अगर फॉर्मुलाइज करें तब एकदम वैसे चल रहा है पूरा उल्टा, इसीलिए कह रहा हूं पहले क्वथनांक का उन्नयन पढ़ लीजिएगा तब यहां आइएगा। हिमांक का अवनमन बराबर, जो बच्चे एकदम शुरू से एकदम स्टेप वाइज लेक्चर को देखेंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप सोचते हो कि हमारे चैनल पे सारे लेक्चर हैं तो आप चाहे जो लेक्चर देखिए तो समझ में आएगा नहीं, ये आपको जान लीजिए मेरी तरफ से एक तरीके से सुझाव है कि आप सभी वीडियो को पूरा देखें और अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर देखें, कंसंट्रेट होकर के देखें समझ में और नोट्स बनाएं, तब आपको एकदम समझ में पूरी बातें आएंगी। नहीं तो आप ऐसे ही कमेंट करते सर क्या क्लियर नहीं हुआ, पहले पूरी बात को समझिए तब आपको बताइए। तो हिमांक का अवनमन बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यहां लिख सकते हो शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, बस ये इस तरीके से है। हिमांक का अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस क्या हो जाएगा, विलयन का हिमांक। तो इस तरीके से अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया, हिमांक पढ़ाया, फिर इसकी हिमांक की दूसरी डिफिनेशन बताया जो इंपॉर्टेंट है, फिर आपको मैंने क्या बता दिया, हिमांक का अवनमन। अब चलिए थोड़ा आगे हमारी बात को ध्यान दीजिए। अब हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसकी चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, चाहे जो भी आप इसको समझिए, आप कॉपी में नोट जरूर बनाइए। अगर बातें समझ में आया किया करती हैं तो बच्चों को कमेंट करना चाहिए, तब तो हम जाने कि बच्चों को हमारे एकदम विधिवत तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए बाबू आगे ध्यान दीजिए थोड़ा। कह रहा है हिमांक का अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अब मैं इसको थोड़ा प्रतीक के रूप में लिख रहा हूं। तो विलायक हिमांक का अवनमन बराबर मैंने बताया, मान लीजिए लिख दिया मैंने डेल्टा TF माइनस क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का क्या है T और माइनस उधर क्या है TS। यही फार्मूला मिल गया, जान लीजिएगा। डेल्टा TF इक्वल टू क्या मिला आपको, T माइनस TS। अब आपको यहां लिखना नहीं पड़ेगा कि क्या चीजें हैं, मैं पहले ही बता रखा हूं। डेल्टा TF क्या है, हिमांक का अवनमन, और ये क्या है, T क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक, और माइनस TS किसका है, विलयन का हिमांक। तो अगर यहां तक आपको समझ में आ गई हो बातें तो आप एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है। और अब हम इसके बाद क्या किया करते हैं, आगे आपको अब बताने चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब आगे जो बातें हैं वो कहानी की तरह से समझना चाहिए, उसको सब लोगों को बहुत मजा आएगा। और आधी बातें तो वहीं समझ में आ जाएंगी जब आपने क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा था तभी। तो अब हम यहां बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। हिमांक का अवनमन एवं मोललता में संबंध, यही टॉपिक है। अब आप कॉपी में अगर पलट करके देख लीजिएगा तो एकदम पूरा का पूरा उसी की कॉपी है, जान लीजिएगा, जैसे आपने क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा हुआ है। तो हिमांक का अवनमन और मोललता में संबंध, तो आपको मैंने बताया था जैसे उसमें तो एक वैज्ञानिक था राउल्ट का नियम आप पढ़े हो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। राउल्ट का नियम, मोलपक का प्रभाज का नियम, और पराशर दाब पे आधारित सवालें, क्वथनांक के उन्नयन पे आधारित सवालें और हिमांक के अवनमन पे आधारित सवालें, ये सब एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती हैं। और नहीं विश्वास करते हो तो अंसाल उठा के देख लीजिएगा कि हम कितना अच्छा कह रहे हैं, कितना आपके लिए लाभदायक है। तो आइए हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। हिमांक का अवनमन और मोललता में संबंध पूरा वैसे ही है। राउल्ट
के अनुसार, जो राउल्ट नामक वैज्ञानिक है उन्होंने क्या बताया, राउल्ट के अनुसार हिमांक का अवनमन, जो हिमांक का अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन विलयन की किसके मोललता, विलयन की मोललता, यहीं से सवाल पूछ लिया गया कि हिमांक का अवनमन किसकी मोललता होती है, तो विलयन की भाई, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। एकदम वही कॉपी है जैसे क्वथनांक के उन्नयन में पढ़ा था। हिमांक का अवनमन जो होता है वो विलयन की जो मोललता होती है वो उसके क्या हुआ करता है, समानुपाती होता है। ये राउल्ट ने बताया, जैसे उसमें आपने पढ़ा था। अतः सो अब यहां क्या लिख सकते हो बताओ, हिमांक का अवनमन किससे लिखे हो, डेल्टा टीएफ, क्यों भाई, डेल्टा टीएफ, और यहां क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल मोललता। बस ये राउल्ट ने कहा कि क्वथनांक जो हिमांक का अवनमन होता है वो मोललता की क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। तो आप फिर वही बात जो आपको बताने जा रहे हैं, डेल्टा टीएफ बराबर, और यहाँ क्या हो जाएगा के एफ, वहाँ के भी रखे थे, बॉइलिंग था, और यहाँ एफ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये फ्रीजिंग है, ये जान लीजिएगा। तो अब इसके बाद क्या हो गया, इनटू मोललता, इस पे भी सवालें लग जाती हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा भाई। यहां मैंने इसको के एफ क्यों रखा, क्योंकि कांस्टेंट का वो जो समानुपाती का चिन्ह जैसे ही हटाते हैं वहां पे कांस्टेंट रख देते हैं। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या मिल गया, के एफ इंटू मोललता। अब जो ये के एफ है इसको अवनमन स्थिरांक कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसको, के एफ को हम क्या कह सकते हैं बताइए, जैसे उसमें उन्नयन था तो यहाँ पे इसको क्या कह सकते हो आप लोग, अवनमन या मोलर, चाहे अभी कहेंगे चाहे मोलर कहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे लिखिएगा अवनमन स्थिरांक। इतनी चीज तो पहले समझ में सबको आ जानी चाहिए। राउल्ट के नियम के अनुसार हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता की क्या होता है, समानुपाती होता है। अतः डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल मोललता, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो गया, के एफ इंटू मोललता, और के एफ बराबर क्या हो गया, अवनमन स्थिरांक। अब आपको सबको मालूम है, जैसे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दें, इसी को हम लोग आगे ले जाना चाहें, अगर हम इसी को आगे ले जाना चाहें तो आपको मालूम है अच्छी तरीके से, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। अब मोललता बराबर सबको मालूम है, यहीं पे पहले बार लिख दे रहा हूं फिर से, मोललता, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। अब मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो भी किसमें, किलोग्राम में। तो अब यहां पे रखिए विलेय के मोलों की संख्या बटे, और यहां क्या हो जाएगा, विलायक का भार, और अगर इसने आपने इसमें रखा इसको किलोग्राम। तो अब आगे एकदम वैसे चल रहा है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ रहेगा ही फिर से। अब जो ये शब्द है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, तो यहां रखिए, यहां हो जाएगा इंटू विलेय का भार अपान क्या होगा, विलेय का अणुभार, क्यों जी, गुणे विलायक का भार, वो तो वही रहेगा ना, विलायक का भार, और वो भी किसमें है, किलोग्राम। एक फार्मूला है।
तो इतना तो बात सबको समझ में आया गया होगा कि राउल्ट के नियम के अनुसार हिमांक का अनुमान विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, अतः डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल मोललता। तो डेल्टा टी एफ बराबर, यहाँ इसको हटाया तो एक कांस्टेंट रखते हैं, के एफ बराबर अनुमान स्थिरांक। और अब फिर मैंने क्या किया, यहाँ जानते हो मोललता बराबर होता है विलय की मोलों संख्या बटे विलायक का भार, और मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अनुभार, तो वही मैंने रख दिया भार बटे अनुभार, और इस तरीके से ये फार्मूला मिल गया। अब अगर इसको हम क्या किया करते हैं, इसी फार्मूले को अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा जो नीचे लिखे हो आप लोग, इसी को हम बता रहे हैं, अगर थोड़ा मैथमेटिकली दिखाना चाहते हो तो क्या दिखाना चाहते हो बताइए, क्या लिख सकते हो इसी को, डेल्टा टी एफ इक्वल टू भार क्या लिखते हो, स्मॉल डब्ल्यू अपान अनुभार एम, फिर विलायक का भार किलोग्राम, लेकिन यहाँ पहले भी के एफ है ना, फिर इसके बाद कैपिटल डब्ल्यू गुणे, अब यही क्या हो जाएगा यहाँ स्मॉल डब्ल्यू, और अगर इसको ग्राम में रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000, और अब ये किस में आ गया ग्राम। ये एक फार्मूला बन गया। ये किलोग्राम में रहेगा तो यहाँ 1000 से पूरा नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको आप ग्राम में चेंज करोगे यहाँ 1000 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने आपको क्या बता दिया कि जो हिमांक का अनुमान होता है और वो आपकी क्या हुआ करती है मोललता में क्या संबंध है। अब हम आगे आपको ले चलते हैं, दो शब्द बताएंगे जो आपको उन्नयन वाले में भी बताए थे, और वो दोनों शब्द यही हैं, कौन कौन से, मोलल अवनमन स्थिरांक और फिर मोलर अवनमन स्थिरांक। दोनों चीज़ें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम आपको ऐसा पकड़ा रहे हैं कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, जान लीजिएगा। और अगर आप लोग एकदम ध्यान से समझेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और हम कमेंट करने के लिए इसलिए बार बार कहते हैं क्योंकि आपके कमेंट से हमको एनर्जी मिलती है कि हमारे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और इनको ये अच्छा समझ में आ रहा है, तो और अच्छा बताने का मन करता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोलल, इधर लिखता हूं, मोलल अवनमन स्थिरांक। चलिए पहले इतना समझ लें, उसके बाद आगे। मोलल अवनमन स्थिरांक और मोलर दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता रहा हूं। अगर विलायक का भार 1000 ग्राम लिया जाएगा तो वो मोलर होगा, और अगर विलायक का भार कितना लिया जाएगा 100 ग्राम तो वो आपका क्या होगा मोलर, मतलब आणविक होगा। तो एकदम अगर इसकी डिफिनेशन कहेंगे तो पूरी की पूरी वही डिफिनेशन एकदम वैसे ही है जैसे कहोगे किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में विद्युत अनवघट्य का 1 मोल घोलने पर, विद्युत अनवघट्य और अपघट्य क्या होता है इसकी चर्चा आगे होगी। अभी विद्युत अनवघट्य को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। आर्हेनियस की थ्योरी में आपको पढ़ाया गया होगा कि जिनका जलीय विलयन क्या कर सकता है, विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकता है, उसे हम विद्युत अनवघट्य कहते हैं। अब ऐसे चीनी है, पानी में घोल दीजिए तो इसका जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत धारा का संचालन नहीं कर सकता, लेकिन नमक को घोल करके देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को घोल के देखिए, तुरंत करंट का फ्लो होने लगेगा। तो ये विद्युत अवघट्य होते हैं। ये डिसोसिएशन थ्योरी आपको पढ़ाई गई है, रासायनिक साम्यावस्था चैप्टर है, वहाँ भी बताया जाता है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में विद्युत अनवघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली जो कमी होती है वही उसकी क्या कहलाती है, हिमांक का अवनमन कहलाती है। क्या कहलाया करती है, हिमांक का अवनमन, ये सारी मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाती है। तो इसकी डिफिनेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किसी विलायक के, यहां लिखा 1000 ग्राम में विद्युत
अनअपघट्य का एक मोल। क्योंकि स्थिरांक को जब डिफाइन करते हैं तो सब चीजें हम कांस्टेंट करते हैं। अब ऐसे ये भी अनुमान स्थिरांक है, जिसको हमने 1000 कर दिया, और विद्युत अनअपघट्य को हमने 1 मोल कर दिया। विद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर, ध्यान दीजिएगा पूरी बात, किसी विलायक के 1000 ग्राम में विद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके विलायक हिमांक में होने वाली कमी को मोलल, कमी को क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिए, किसी विलायक के 1000 ग्राम में विद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर या 1 मोल घोलने से उसके हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। पूरी की पूरी वही लैंग्वेज है, पूरा वही का वही डिफिनेशन है। बस केवल बच्चे अगर समझना चाहें तो कोई नहीं, कहने का मतलब किसी को ऐसा नहीं है जिसको समझ में नहीं आएगा। बस एक समझने वाला हो और एक समझाने वाला हो तो आप जान लीजिए हर बातें समझी जा सकती हैं। लेकिन अगर हम बहुत लाख चाहें समझाने के लिए और आप समझना ही नहीं चाहें तो कुछ नहीं हो सकता है। ये आप भी याद ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इसको अगर डिफाइन किए हैं तो इसको फॉर्मुलाइज भी कर सकते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बस, और M इंटू कैपिटल W, बस यही है। अब सब का मतलब लिख दीजिए। सब के मतलब में सबसे पहला जो मेन है उसी को लिखा करो। KF बराबर ये जो लिखा है आपने, क्या मिला? ये मोलल अवनमन स्थिरांक। डेल्टा TF क्या है? ये तो सब लोग जानते हो, हिमांक का अवनमन है। स्मॉल w विलेय का भार, जानते हो विलेय कम होता है इसलिए स्मॉल होता है। कैपिटल W विलायक का भार, और स्मॉल m क्या है? विलेय का भार। अगर आपको ये बातें समझ में आएंगी तो आप बहुत प्रसन्न हुए होंगे, खुश होंगे। किसी विलायक के 1000 ग्राम में विद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, और ये मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, आगे हम आपको ले चलते हैं। इधर आइए आप लोग, और वो जो अगला आपका संदर्भ है वो है क्या आपका, इसको तो आप समझ लिए होंगे इसको आप। और अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक। बहुत मजा आ रहा होगा आपको। तो अब हम जब कहेंगे तो पूरी की पूरी डिफिनेशन वही है। अगर बच्चा पार्टी मेरी बात को समझ रहा है तो पूरी की पूरी वही डिफिनेशन है, बात को समझ लीजिएगा। बस अंतर केवल करिए, इसीलिए कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी करिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, जो सबसे बढ़िया है, आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ अंतर क्या करना है। जहाँ 1000 ग्राम है वहीं 100 ग्राम कर देना है बस, और यहीं पे जहाँ ये मोलल की हो यहीं मोलर कर देना है, यहाँ 100 करके।
पूरी की पूरी वही कॉपी है। आपको अगर हम चाहें, जिन बच्चों को समझ में आया है वो लिख भी सकते हैं अपने आप, लेकिन हम आपको फिर से बता रहे हैं ताकि आप और अच्छा समझें। तो यहाँ पे जो परिभाषा बताई जाएगी एकदम सीधा सीधा डिफिनेशन होगी, किसी विलायक के 100 ग्राम में, किसी विलायक के कितना 100 ग्राम में विद्युत अनपघट्य का कितना 1 मोल घोलने पर, किसी विलायक के 100 ग्राम में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने से उसके हिमांक में होने वाली कमी ही क्या कहलाएगी, मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाती है। तो यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। किसी विलायक के 100 ग्राम, वहां 1000 ग्राम, यहाँ 100 ग्राम, 100 ग्राम में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल, पूरा का पूरा कॉपी है, घोलने पर उसके मतलब विलायक के हिमांक में होने वाली कमी, होने वाली कमी क्या कहलाएगी, कमी को मोलर या आणविक, मोलर या क्या कह सकते हो, आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। पूरा देखिए हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि किसी विलायक के 100 ग्राम में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को मोलर या क्या कहते हैं, आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। फार्मुलाइज कर दीजिए, तो फार्मुलाइज करेंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू KF स्मॉल w और इंटू यही क्या हो जाएगा 100 और नीचे क्या हो जाएगा M इंटू कैपिटल W, क्या हो जाएगा कैपिटल W। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को यहाँ पे लिखें और एक एक शब्द को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे भैया जी तो फिर वही पूरी चीजें के एफ है मोलर या आणविक, मॉलिक्यूलर आणविक अवनमन स्थिरांक। बाकी सब उतार सकते हैं आप लोग, लेकिन लिख दे रहे हैं TF बराबर हिमांक का अवनमन, स्मॉल w क्या है भैया, विलेय का भार, कैपिटल W क्या है, ज्यादा है ना, तो विलायक का भार और यह क्या है, विलेय का अणुभार। तो इस तरीके से किसी विलायक के 100 ग्राम में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और फिर फार्मुलाइज किया आपने, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 100 ये आपका हुआ M इंटू कैपिटल W और सबका मतलब लिखा। KF को आपने क्या लिख दिया, मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक, डेल्टा TF को हिमांक का अवनमन और स्मॉल w के विलेय का भार और कैपिटल W का क्या हो गया, विलायक का भार। तो इस तरीके से आज आपको हमने इस सेशन में इतनी चीज़ें आपको क्या किया, इस पूरे वीडियो के में आपको मैंने पूरा हिमांक पढ़ाया, हिमांक का अवनमन बताया, फिर आपको मैंने बताया क्या, मोलर अवनमन स्थिरांक, फिर मोलर अवनमन स्थिरांक, ये सब चीज़ें बताया।
और आप लोगों को इस चीज़ के लिए भी बता दिया करते हैं कि आप लोग ये ध्यान दो कि हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर हाई स्कूल के भी बच्चों की क्लास बायोलॉजी की चल रही है। इसीलिए आपके आसपास कोई अगर हाई स्कूल का बच्चा हो, अगर वो पढ़ने में अच्छा हो, उसको इंटरेस्ट है पढ़ाई में, तो आप उनको भी इस चीज़ को बताइए कि आपको इस चैनल पर हाई स्कूल की बायोलॉजी की क्लास मिल रही है, ताकि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो भी क्या करें, अपनी तैयारी को आगे कर सकें। तो बस इस तरीके से हम आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि आप लोग सुने ही हैं कुमार विश्वास साहब की एक लाइन, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग खुश रहिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।